तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम लोग साइक्लॉइड के आउटर साइड पर कोई पार्टिकल कैसे मूव करेगा इसको स्टडी करेंगे। तो ये साइक्लॉइड हमने लिया है और वर्टिकल प्लेन में है साइक्लॉइड। एक्सिस हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे ले लिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव डायरेक्शंस है, नेगेटिव मत समझिएगा इसको। इधर एक्स बढ़ेगा, इधर वाई बढ़ेगा। तो यहां से हम आर्क लेंथ मेजर करना शुरू करेंगे। पार्टिकल मानते हैं कि ओ से चलना शुरू करता है और जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। तो ये आउटर सरफेस पर चलेगा, इसके आउटर पार्ट पे चलेगा इसके, और किसी वक्त मान लीजिए पॉइंट पी पर है पार्टिकल, तो इसका जो पी पर टेंजेंट होगा वो ये मान लीजिए है कर्व के ऊपर। कर्व पे जो टेंजेंट है, ये कर्व पे टेंजेंट है पॉइंट पी पे। तो चूंकि एस अब इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है आर्क लेंथ, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी टेंजेंट की। वेट mg, लेट दिस इज psi, therefore this angle is psi and this is 90 minus psi. This is psi and this is 90 minus psi. This angle is psi. This is point P. This angle is psi. This is 90 minus psi. This is psi, है ना। तो ये 90 माइनस साई है, तो ये mg है, तो ये mg cos 90 माइनस साई मीन्स mg sin साई। और नॉर्मल की डायरेक्शन में इसके mg cos साई, mg cos साई। चूंकि आउटर सरफेस पे चल रहा है, ये आउटर पार्ट पे चल रहा है, तो जो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? लेट पार्टिकल स्टार्ट्स its motion from point O at rest and is at any point P, इसके कोऑर्डिनेट s, psi ले लेते हैं, at any time t, if weight of particle is mg, then equation of motion along the direction of tangent
नॉर्मल विल बी, टेंजेंट की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है, और ये होगा mg sin psi, m कैंसिल हो जाएगा, दिस इज g sin psi। और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी लिखेंगे। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, क्या इक्वेशन होगी? देखिए, v स्क्वायर बाई रो बाहर की तरफ है, r माइनस एम जी कॉस साई, ठीक है, एम जी कॉस साई, r माइनस एम जी कॉस साई। नॉर्मल इनसाइड होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगी, और ये होगा। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो इस साइक्लॉइड की इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो वही है जो इन्वर्टेड साइक्लॉइड की होती है। इन्वर्टेड साइक्लॉइड हमने जैसे बताया था, ये होता है किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट s कॉमा साई, s को यहां से मेजर करते हैं, और ये टेंजेंट है। यहां पे s वर्टेक्स से मेजर किया जा रहा है, यहां पर भी s आर्क लेंथ वर्टेक्स से मेजर किया जा रहा है, ठीक। एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वही है साई, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वही एंगल साई। यहाँ पर जो हमने एक्स और वाई एक्सिस चूज की है वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरीके से चूज कर ली। तो कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही कर्व जो कि साइक्लॉइड हैं, एक इन्वर्टेड है और एक एक्चुअल साइक्लॉइड है, उनकी इंट्रिंसिक इक्वेशन यही होगी। ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर ये लिया है एक्स और वाई एक्सिस कैसे लिए हैं। अगर हम मान लीजिए ओरिजिन यहाँ लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बदल जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से एक्सिस चेंज कर लेते हैं तो दोनों ही केस में इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन सेम रहेगी। और ऐसा करने के लिए ही कि इंट्रिंसिक इक्वेशन सेम बनी रहे, हमने ऐसा कर लिया है। और ये आपको ध्यान रखना है, आप भी ऐसा ही करेंगे। तो दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ दिस साइक्लॉइड। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। Consider equation 1. अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ नेगेटिव साइन अपीयर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो अब इक्वेशन मिलेगी वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन नहीं होगी। तो जब आउटर सरफेस पे पार्टिकल मूव करेगा साइक्लॉइड के, तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, जबकि इनसाइड जब मूव करेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी कारण से जब पेंडुलम वगैरह बनाते हैं, जो आपने घड़ियों में देखे होंगे, जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, वॉल क्लॉक्स जो होती हैं, जिसमें पेंडुलम जो है लगातार
मूव करता रहता है। वो जो घड़ियाँ होती हैं तो उसमें जो हम कर्व लेते हैं, जो शेप लेते हैं सरफेस का, जिस पर पेंडुलम को सेट किया जाता है, जिससे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहे लगातार, तो वो हम साइक्लोइडिकल कर्व लेते हैं। तो जो घड़ियों को बनाने में जो पेंडुलम वाली घड़ियां हैं, उनके पेंडुलम के मोशन के लिए जो कर्व यूज़ किया जाता है वो साइक्लॉइड होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स ds/dt, तो इससे ये मिलेगा 2 टाइम्स ds/dt sin। This is ds/dt square d/dt। This is 2g, और साइन साई जो है यहाँ से हम रखेंगे s/4a, s/4a ds/dt। तो ये हो जाएगा g/2a s ds। इसका इंटीग्रल कर देते हैं, यही कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल करेंगे तो सिंपली यू गेट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये वेलोसिटी है, ये आप जानते हैं, तो इसको हम v² भी लिख सकते हैं। तो इस कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि पार्टिकल यहाँ से जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। तो व्हेन s इज 0, यहाँ पर s 0 होगा और वेलोसिटी भी 0 है। ये हमने कंडीशन लिया है। तो एट पॉइंट O s is 0, v is 0, तो obviously c is 0, hence c is 0, c is 0। Therefore we have this relation। और इसको साई के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो s इज 4a साइन साई, 16a² साइन स्क्वायर साइन। Therefore velocity at any point is 4ag साइन स्क्वायर साइन। एक रिलेशन ये है, और आर्क लेंथ के लिए रिलेशन ये है, और एंगल के लिए ये है। अब जो है यहाँ से हम रिएक्शन फोर्स इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, रिएक्शन फोर्स वो है जो ये सरफेस या ये जो वायर है, जो ये जो पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ लगाएगा, और पार्टिकल जो सरफेस पर फोर्स लगाएगा वो प्रेशर का फोर्स होगा। तो कभी कभी प्रेशर भी इवेलुएट करवाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वो रिएक्शन फोर्स ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ये मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो दैट इज़ r। तो ना बाय इक्वेशन 2 mv²/ρ is r minus mg cos psi। v² अभी हमने इवेलुएट किया, दिस 4a g sin स्क्वायर psi।
तो ये हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, 4AG साइन स्क्वायर साई, ये वैल्यू है V स्क्वायर की। और रेडियस ऑफ कर्वेचर S ये है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ds/d साई, दिस इज 4A cos साई। इसको यहाँ यूज करिए, 4A cos साई, दिस इज r माइनस mg cos साई। तो cos साई तो ये कैंसिल हो जाएगा, mg साइन स्क्वायर साई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r इज mg साइन स्क्वायर साई बाई cos साई प्लस mg cos साई, therefore r is mg साइन स्क्वायर साई माइनस प्लस, ओके, कुछ गलती हो ही गई। गलती क्या हुई? गलती ये हुई, डियर स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल बाहर की तरफ है तो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, ओके, बाहर की तरफ होगी। डायरेक्शन इज दिस, डायरेक्शन फोर्सेस, ओके, ठीक है। ये जो ठीक है, इसमें हमने गलत ये लिया है, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल इनसाइड जैसा कि बताया था आपको वो होगा, और रिएक्शन फोर्स सॉरी बाहर की तरफ होगा। नॉर्मल इनसाइड होगा, रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ होगा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो mg cos साई है, तो इसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, और ये बाहर की तरफ है यानी नॉर्मल के अपोजिट, तो इसको हमें नेगेटिव लेना चाहिए, है ना। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो हाँ, mg cos साई, ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस cos स्क्वायर साई बाई cos साई। Therefore r mg cos स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, cos स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई बाई cos साई। This is the reaction force or pressure at any point on the curve, or we can say reaction force. Reaction force किसी पॉइंट पर ये होगा, इसको कर लीजिए 5, दिस इज 5, ओके। अच्छा, तो ये तो हो गया एनालिसिस कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और रिएक्शन फोर्स किसी पॉइंट पे, या प्रेशर का फोर्स कितना होगा, वो ये होगा। अब देखिए, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ऐसा तो है नहीं, दिस इज y, दिस इज x एक्सिस, ऐसा तो है नहीं कि ये इसी पे लगा हुआ आएगा, ये कहीं ना कहीं सरफेस को छोड़ ही देगा। कहाँ छोड़ेगा? उस पॉइंट पे छोड़ेगा जहाँ रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल will leave the cycloidal path when r is 0। तो यहाँ से देखिए
by question 5. R0 means this is 0, means cos square psi minus sin square psi is 0, means tan of psi is 0. Tan square psi is 0 means tan psi is 0, means psi is pi by 4. तो वहाँ पर ये छोड़ेगा इसको जब ये यहाँ से पाई बाई 4 एंगल बना रहा होगा, उस वक़्त ये पार्टिकल साइक्लॉइडिकल पाथ को छोड़ देगा और साइक्लॉइडिकल पाथ को छोड़ने के बाद ये पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। किस वेलोसिटी से छोड़ेगा अगर ये जानना है तो वो भी देख सकते हैं, वेलोसिटी और साई में रिलेशन है। और ये डिस्टेंस देखनी है तो ये भी पता चल जाएगी कितनी है। तो लेट दिस पॉइंट इज बी, माना ये बी पे इसको छोड़ देता है, तो बी पर क्या होगा, एंगल साई पाई बाई 4 होगा। एट बी, at point B, S is equal to 4a sin pi by 4 means 4a by root 2 means 2 root 2a। यहाँ पर ये छोड़ेगा और ये अगर आप हाइट देखेंगे तो कितनी होगी, ये कितनी हाइट है जहाँ पे इसने इसको छोड़ा है वो भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आल्सो बाई रिलेशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8ay, y इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई 8a, एस स्क्वायर इज 4 8 8 8 ए स्क्वायर, तो ए वाई ए होगा बी पर। तो ये डिस्टेंस है, ये आप जानते हैं 2a होता है, तो ये भी ए होगा। यानी ये जो वर्टिकल हाइट है साइक्लॉइड की, इसकी जब आधी हाइट ये गिरेगा वहाँ पे इसको छोड़ देगा। ये ध्यान रखना है सब आपको। अगर साइक्लॉइड के बाहर, आउटसाइड द साइक्लॉइड, पार्टिकल वर्टेक्स से 0 वेलोसिटी से चलना शुरू करे तो कहाँ पे छोड़ेगा, वर्टिकल हाइट जो है उसकी हाफ हाइट पर ये छोड़ देगा। एस अगर चाहिए तो एस ये होगा 2 रूट 2a, और एंगल चाहिए तो ये पाई बाई 4 होगा। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अच्छे सवाल हैं। छोड़ देगा। और वेलोसिटी चाहिए कि किस वेलोसिटी से छोड़ेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट बी इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये हमने देख रखा है कि ये वेलोसिटी होती है एस के टर्म्स में, साई के टर्म्स में, दोनों है। तो साई पाई बाई 4 है, इसको यूज कर लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ag साइन स्क्वायर पाई बाई 4, दिस इज 1/2, तो ये हो जाएगा 2ag is 2ag, v square is this, therefore velocity at point B is root 2ag. velocity at point B is this, और ये आपको मैं फिर बता दूं, 0 वेलोसिटी यहाँ पे है, a हाइट जब नीचे गिरेगा कोई पार्टिकल, जब अंडर ग्रेविटी ए हाइट ड्रॉप होगा तो कितनी वेलोसिटी प्राप्त करेगा, ये रिलेशन होता है, आप जानते हैं।
अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी होगी 2gh। तो उसी रिलेशन से यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई हमको। इस वेलोसिटी से ये इसको छोड़ देगा। ये सब ध्यान रखने की चीजें हैं। अब जब छोड़ेगा तो ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, और जिस पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, मान लीजिए ये है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, और यहाँ पे एक्सिस आप ये है, नई एक्सिस आप ले लीजिए y डैश, और यहाँ पर x डैश। तो जब इस छोड़ेगा इसको तो ये मान लीजिए पैराबोलिक पाथ है जिस पे चला जाएगा। ठीक है, तो उस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा जिस पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। एक ये भी सवाल बनता है कि उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। 2, इसके अलावा इसमें और भी सवाल बढ़ाया जा सकता है। तो जो सबसे बेसिक है कि जो पैराबोलिक पाथ होगा उसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। तो लेटेस्ट रेक्टम आपको मालूम होगा कि अगर पैराबोलिक पाथ पे कोई पार्टिकल चलता है तो उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इन पैराबोलिक पाथ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल ये पैराबोलिक पाथ पे है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका प्रोजेक्टाइल है। ये तो तब है जब वो सरफेस से ही प्रोजेक्ट किया जाएगा, तब का केस होगा ये। हमारे केस से ये अलग है, हमारे में पार्टिकल हवा में छोड़ा जा रहा है। तो खैर अगर v वेलोसिटी से पार्टिकल छोड़ा जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये पैराबोलिक पाथ है इसका। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ये इसकी एक तो हम बता दें इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो इसका इक्वेशन होता है अगर ये थीटा एंगल पर छोड़ा जाए और वेलोसिटी u लिया है हमने। तो u वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए तो जिस पैराबोलिक पाथ में जाएगा उस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जो है ये होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है लेटेस्ट रेक्टम इज 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है। इस केस में तो हमारे केस में जो पार्टिकल है वो इस तरीके से छूटा है, यहां से, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका इस केस में लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा।
हमारा केस देखिए, हमने इसको एक एक्सिस ये लिया है, एक एक्सिस ये लिया है, और ये भी इसी को ओरिजिन ले लीजिए, और यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्ट हुआ, इस तरीके से प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये जो एंगल है टेंजेंट का, ये इससे साई एंगल बनाता है, तो ऑब्वियसली इससे भी साई एंगल ही बनाएगा, ठीक है। ये साई है, सॉरी ये साई है, साई जो कि यहाँ पे π/4 है, तो यहाँ पे भी π/4 ही होगा। तो ये जो एंगल है इस एक्सिस के साथ π/4 होगा, और इस एक्सिस से 45 डिग्री पर ये प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो जिस पैराबोलिक पाथ पे ये जा रहा है, अब ये किसी ना किसी पैराबोला का तो पार्ट होगा, तो जिस भी पैराबोला का ये पार्ट होगा उसका लैटिस रेक्टम क्या होगा, ये पूछा है। प्रोजेक्टाइल के केस में एक बात और आपको बता दें, एक रिलेशन ये भी होता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, मान लीजिए v है, तो यहाँ पर भी गिरते समय, वापस गिरते समय एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद गिरेगा, तो उसी हाइट पर ये वेलोसिटी फिर v ही होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा u² cos थीटा जो है वो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोई एंगल जो भी हो, सपोज अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा वो v cos अल्फा, ठीक। और हमें ये भी मालूम है कि हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम होता है प्रोजेक्टाइल के केस में। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होता है, जो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटी का वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी को, उसी को प्रभावित करेगा वो फोर्स, और फोर्स नीचे की तरफ लगता है, इसलिए वो वेलोसिटी को लगातार घटाता जाता है। कौन सी वेलोसिटी? जो कि जी की डायरेक्शन या में हो। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर जगह सेम होता है। तो जो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे प्रोजेक्शन के पॉइंट पर, वही हर पॉइंट पे होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो हमारा जो केस है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या होगा, ये अगर वेलोसिटी v है तो v cos π/4 है ना, हमारे केस में ये होगा। तो जो लैटिस रेक्टम के लिए चीज चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट है, वो चीज हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हमारा छूटेगा तो ये ओरिजिन होगा, तो ये वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी नहीं है जो यहाँ होती, तो ये सब में मत जाइएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। ये चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा तो लैटिस रेक्टम मिल जाएगा। तो लैटिस रेक्टम क्या होगा? लैटिस रेक्टम
of parabolic path after leaving the cycloidal path. इस क्या होगा 2VB स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक, बाई जी। तो V स्क्वायर दिया हुआ है, V स्क्वायर निकाला है 2AG, और ये होगा 1/2, तो ये हो गया 2A। तो जो लैटिस रेक्टम है वो 2A होगा। तो लैटिस रेक्टम क्या होगा? Therefore the lattice rectum of the parabola subsequently described is equal to the height of the cycloid। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिला कि जो इस पैराबोला का लैटिस रेक्टम होगा वो वही होगा जो साइक्लॉइड की हाइट है, ठीक है। Therefore lattice rectum of the parabolic path subsequently described मतलब छोड़ने के बाद जो आगे पाथ होगा of the parabolic path subsequently described is equal to the height of the cycloid। इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो इसके अलावा इसमें बहुत से सवाल बनेंगे, वो सवाल कर लीजिए, बड़े लंबे सवाल हैं, वो आप लोग करिए, और प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कशन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट मोशन कंप्लीट हुआ। कांस्टेंट मोशन में हमने क्या देखा? मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन साइक्लॉइडिकल पाथ, ये हमने दोनों देखे। पैराबोलिक पाथ इसलिए नहीं लेंगे, आप लोग इंटरमीडिएट में ही इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो सवाल बनते हैं उनको, जिनको हमने अपने लेक्चर में फोकस किया है, उन पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। थैंक यू।